सो हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटी के सेकंड टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैंने इसमें लिख दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने क्या क्या डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की आई, इसमें इम्पॉर्टेंट ही मैं बताऊंगी। फिर उस 1934 के बाद 1938 में नेहरू जी आते हैं जिन्होंने दूसरी बार डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। 1940 में आता है हमारा ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, जिसमें दो चीज़ रखी गई कि पहले मेनली इंडियंस रखे गए और दूसरा मुस्लिम से हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। यानी कुछ भी अगर करने के लिए हमें मुस्लिम से क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। मुस्लिम्स बेसिकली मुस्लिम लीग से है। तो इस चीज़ को, ये जो चीज़ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये पसंद नहीं आई, तो फिर ये ऑगस्ट ऑफर भी हट गया। इसके बाद आता है हमारा 1942 में क्रिप्स प्लान आता है। क्रिप्स प्लान में क्या रखा गया, ओनली इंडियंस को रखा गया, तो ये मुस्लिम्स को पसंद में नहीं आई, तो इसलिए ये भी हटा दिया जाता है। फिर 1946 में हमारा आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है इसको इंडियंस ये एक्सेप्ट कर लेता है सिर्फ इंडियंस को रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और डिनाई करता है मुस्लिम्स को पावर देने के लिए। ये पास हो जाता है। अब फिर उसमें क्या होता है, 389 सीट्स रखी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें यानी पाकिस्तान को हटा दें, मुस्लिम लीग के मेंबर्स को हटा दें, तो 299 सीट्स होंगी। और अगर अनडिवाइडेड इंडिया की हम लोग बात करेंगे तो 389 सीट्स होंगी, ठीक है। अब इन 389 सीट्स को प्रोविंसेस और प्रिंसली लेवल पे और डिवाइड किया जाता है। जो प्रोविंस में थी अनडिवाइडेड इंडिया की अगर बात करें तो 296 सीट्स थी, और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 229 सीट्स थी प्रोविंस पे। और ये किस पे, इसके जो मेंबर्स है ये इलेक्शन के थ्रू वो हो रहे थे, इलेक्ट हो रहे थे, चूज़ हो रहे थे, ठीक है। और जो 93 सीट्स थी ये प्रिंसली स्टेट्स में थी अनडिवाइडेड इंडिया की, और डिवाइडेड सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो 70 सीट्स थी। जो नॉमिनेशन के थ्रू होती, नॉमिनेट कौन करता है, इन्हें प्रिंस करते, जो उस स्टेट के जो प्रिंस हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस थे वो इसे नॉमिनेट करते इसके मेंबर्स को। फिर जो थी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, ये जो असेंबली बनी थी ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, ठीक है। यानी आधे लोग हम लोगों ने देखा इलेक्शन के थ्रू बने थे और आधे लोगों को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था बाय प्रिंस। फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, यानी जो ये जो प्रिंसली स्टेट्स पे जो दिए गए थे प्रोविंशियल लेवल पे जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, सिख्स थे, सिख, मुस्लिम्स और जनरल। जनरल में वो लोग थे जो सिख और मुस्लिम जो इसमें नहीं आते थे। यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट किनको दिया गया, सिख को, मुस्लिम्स को और जनरल्स को। जनरल बेसिकली एक्सेप्ट सिख एंड मुस्लिम्स, ये प्रोविंशियल लेवल पे दिया गया, यानी प्रोविंसेस में दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इलेक्शन होता है जुलाई या अगस्त में होता है 1946 के। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब रखी जाती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग पार्टी, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की ऑलरेडी डिमांड थी पाकिस्तान बनाने की। तो यानी इस मीटिंग में मुस्लिम्स नहीं आते हैं, वो मुस्लिम्स नहीं आते हैं जिन्हें वो चाहिए था, पार्टीशन चाहिए था, अलग पाकिस्तान चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्टेट हो, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे पहले चेयरमैन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 में ये बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, एक फ्रेंच कस्टम से बनते हैं। फ्रेंच कस्टम कैसे, फ्रेंच में ये है कि जो भी सीनियर मोस्ट या फिर एल्डर मेंबर होगा उसे हम चेयरमैन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फ्रेंच कस्टम को फॉलो करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को चूज़ किया गया फर्स्ट चेयरमैन बनाने के लिए, क्योंकि ये सब ओल्डेस्ट मेंबर थे और बहुत ही ज़्यादा सीनियर थे। और इनको इलेक्ट किया गया टेम्परेरी बेसिस पर, यानी ये टेम्परेरी बेसिस पे इलेक्टेड थे, ये परमानेंट प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर 11 दिसंबर 1946 को, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन होता है चेयरमैन की पोस्ट का। पहले
जो होते हैं वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है। और वॉइस प्रेसिडेंट असेंबली के कौन बनते हैं, ये असेंबली की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और वॉइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी नाम है। और लीगल एडवाइज़र किसको अपॉइंट किया जाता है, बी.एन. राव जी को लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटेड होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं। और बाकी जो वॉइस प्रेसिडेंट और जो ये प्रेसिडेंट या फिर जिसे चेयरमैन भी हम कह सकते हैं, ये जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। और सिर्फ अपॉइंटेड कौन होता है, बी.एन. राव जी अपॉइंटेड होते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है जो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पास करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। तो यानी एक वो आइडिया देती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, कैसा बन के रेडी हो, ये हमारा इसमें बेसिकली बताया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आता है, 13 दिसंबर 1946 को आता है। कौन लेके आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आते हैं। कहाँ पे लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइडिया क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो आइडिया होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक। ये हमारा आइडिया होता है किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। अब नेक्स्ट ज्योग्राफी की अगर बात करें तो जो भी ब्रिटिश इंडिया है, यानी ऐसे स्टेट्स जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, या जो ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स हैं, या जो ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में इंडिया को ज्वाइन करेगी, ये सब मिला करके क्या बनेगा, इंडिया हमारा बनेगा, हमारा प्यारा भारत इंडिया बनेगा। यानी ब्रिटिश इंडिया के जो भी स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट जो भी थे, और जो भी टेरिटरी जो फ्यूचर में ज्वाइन होती है, वो सब मिल करके क्या बनाएगी, हमारी ज्योग्राफी बनाएगी, हमारी टेरिटरी बनाएगी, क्या, इंडिया बनेगी। अब पावर की बात करें, जो भी मैक्सिमम पावर या जो भी अदर पावर थी वो किसको दी गई, प्रोविंस को दी गई। रूल ऑफ लॉ क्या था, रूल ऑफ लॉ कि जो इंडिया है वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा कब, जब कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये तो चलिए टेरिटरी की बात नहीं थी, यहाँ पे लोगों की बात थी। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, उसकी जो भी पहलगाम में जो भी टेररिस्ट ने जो वो किया था, मारा था, उसकी जवाबी में रिटेलिएट इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जो कि बहुत अच्छा था। तो वैसे ही इंडिया जो है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है। फिर आता है माइनॉरिटी और वल्नरेबल बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दी जाएगी। और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कौन प्रोटेक्ट करेगा, इनका स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। अब जो इंडिया है इसका एम क्या है, इंडिया जो हमारा एंशिएंट लैंड है, ठीक है, ये क्या बनेगा, एंशिएंट ग्लोरी बनेगा, यानी कि विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया में शांति का प्रचार करेगा, पूरी दुनिया में पीस लाएगा। ठीक है, विश्व गुरु की तरह उभर के आएगा और किसका प्रचार करेगा, पीस का, पीस। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी नहीं आए थे, नहीं प्रेजेंट थे। मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं प्रेजेंट थे, क्योंकि इन्होंने डिमांड की थी सेपरेट स्टेट की, मुस्लिम स्टेट की, जो क्या बना प्रेजेंट में, पाकिस्तान बना। इनकी डिमांड थी पाकिस्तान की। और जो गांधी जी थे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया का कोई भी बंटवारा हो, वो सबके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, तो इसलिए गांधी जी भी एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग वी विल बी स्टडिंग अबाउट ड्राफ्टिंग कमिटीज़। इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय आए, इन्होंने पहली बार डिमांड रखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। 1938 में नेहरू जी आते हैं, दूसरी बार डिमांड रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। 1940 में हमारा ऑगस्ट ऑफर आता है, जिसमें मेनली इंडियंस और मुस्लिम से कंसेंट लेने की बात की जाती है, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं आता है जो चीज़।
1942 में हमारा क्रिप्स प्लान आता है जिसमें ओनली इंडियंस की बात की जाती है, इसे मुस्लिम लीग पसंद नहीं करती है। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसमें ओनली इंडियंस को एक्सेप्ट किया जाता है और जो भी पावर है मुस्लिम्स को देने से डिनाई की जाती है, इसे पास कर दिया जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान को पास कर दिया जाता है। फिर 389 सीट्स दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अनडिवाइडेड इंडिया की और 299 डिवाइडेड इंडिया की। 296 में जो थी वो प्रोविंस को दी जाती है, जो प्रेजेंट जो सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो 229 थी और 93 प्रिंसली स्टेट को दी जाती है और सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो 70 थी। प्रोविंस में होते हैं इलेक्शन, प्रिंसली स्टेट्स में होते हैं हमारे नॉमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, सेपरेट इलेक्टेड दिए गए हैं किसको, सिख को, मुस्लिम को और जनरल को। प्रोविंशियल लेवल पर जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रूप, पैट्रिक लॉरेंस थे। और इलेक्शन जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। पहली बार मीटिंग रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसे अटेंड नहीं करती क्योंकि उसे डिमांड थी पाकिस्तान की। सच्चिदानंद सिन्हा पहले हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं जो कि फ्रेंच कस्टम से बनते हैं, ओल्डेस्ट मेंबर थे, सीनियर थे, इसी वजह से उनको चूज़ किया जाता है। ये टेम्परेरी बेसिस पे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को पहली बार इलेक्शन होता है चेयरमैन का। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारा कौन बनता है, S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। लीगल एडवाइज़र कौन बनते हैं, B.N. राव जी, जो अपॉइंटेड थे ना कि इलेक्टेड थे। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है जो नेहरू जी पास करते हैं। इसमें उनका आइडिया क्या था, इंडिया को इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक बनाना। इंडिया की ज्योग्राफी कैसी होनी चाहिए, जो भी ब्रिटिश स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स है या कोई भी ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में इंडिया को ज्वाइन करती है, वो सब मिलाकर के क्या बनेगी, इंडिया का पार्ट बनेगी। वो सब मिलाकर के इंडिया बनेगी। पावर जो थी मैक्सिमम पावर प्रोविंस को दिया गया था और जो भी अदर पावर्स थी वो भी प्रोविंस को ही दिया गया था। रूल ऑफ लॉ था कि इंडिया प्रोटेक्ट करेगा अपनी टेरिटरी को अगर कोई भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है। माइनॉरिटी और वल्नरेबल बैकवर्ड क्लास की लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की सुरक्षा कौन करेगा, हमारा स्टेट करेगा। इंडिया जो है वो एंशिएंट लैंड है, एंशिएंट ग्लोरी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में पीस का प्रचार करेगा, पीस और शांति लेकर के आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जी और गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।